जैसे जैसे आधुनिक कला का विकास होता रहा, निरंतर इसमें नई नई प्रवृत्तियां, नई नई संभावनाएं जुड़ती रही। उन्हीं में से एक प्रवृत्ति जो आधुनिक कलाकारों ने अपनाई वो तांत्रिक प्रवृत्ति है। प्राचीन भारत में गुप्त रहस्यात्मक सिद्धि की क्रिया का नाम तंत्र था, जिसमें कि कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कुछ यंत्र मंत्र तंत्रों का प्रयोग करके तांत्रिक विधियों से उपासना की जाती थी। इसके इस प्रकार से तीन भाग थे, तीन अंग थे, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो जो यंत्र भाग था वह चित्रों के को इंगित करता है, क्योंकि जो भी यंत्र बनाए गए वो रेखाओं द्वारा बनाए गए हैं या रेखात्मक अभिव्यक्ति है तंत्र। और उन तंत्रों को किसी न किसी देवी देवताओं से उन यंत्रों को किसी न किसी देवी देवताओं की अभिव्यक्ति के लिए बनाया गया है, उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो यंत्र। जैसे कि देवी का यंत्र अलग है, अलग अलग देवियों के यंत्र अलग हैं, और उनमें सबसे जो विशेष यंत्र है वो है श्री यंत्र। वैसे श्री यंत्र लक्ष्मी जी से संबंधित माना जाता है। ऐसे ही हनुमान का भी, हनुमान जो भगवान है उनका अलग यंत्र है। तो सभी देवी देवताओं की पूजा उपासना के लिए जो यंत्र बनाए गए वो पृथक पृथक हैं, और उनमें अपनी एक एक रेखा का अपना अलग अलग अर्थ है। किसी ताम्रफलक पर या कपड़े पर या कागज पर या ताड़पत्र पर एक रेखात्मक आकृति डायग्राम जैसी बनाकर सामने रख ली जाती थी, जिसे यंत्र कहा जाता था। और इनमें ज्यामितीय अमूर्त रूप, प्राकृतिक चिन्ह भी जोड़ दिए जाते थे, जैसे कि कमल, अष्टदल कमल वाले या कमल के दल वाले कई सारे यंत्र हैं। सूर्य को भी किन्हीं यंत्रों में बनाया गया है, चंद्र को भी। इस तरह के और कुछ यंत्र मानवीय रूपों से संयुक्त हैं, जिनमें मानवीय देवी देवताओं की आकृतियां भी अंकित हैं। इन देवी देवताओं में शक्ति, चामुंडा आदि की तांत्रिक आकृतियां बहुधा चित्र देखने को मिलती हैं। इन चित्रात्मक फलकों को ही यंत्र कहा जाता था, और इन्हें सामने रखकर विभिन्न प्रकार की पूजा उपासना, मंत्रों का उच्चारण आदि किया जाता था। और इस समस्त क्रियाकलाप के द्वारा किसी कार्य की सिद्धि साधक किया करता था। इन सबको ही प्राचीन भारत में तंत्र कहा गया, और इन्हीं सब तंत्रों को चित्र के रूप में आधुनिक काल में पहचान मिली है। भारतीय कला के अध्येता या कहो विशेषज्ञ, इन सब विशेषज्ञों ने इस प्रकार की समस्त प्राचीन कला, मूर्ति, चित्र तथा अलंकरणों को तांत्रिक कला का नाम दे दिया। पहले इसकी कोई अलग से धारा नहीं थी, अलग कोई वो नहीं था इसके बारे में विचार, लेकिन कला के अध्येताओं ने ही, कला के विशेषज्ञों ने ही इसे एक नई ब्रांच कला की मान लिया और तांत्रिक कला इसको नाम दे दिया, जब ये बहुतायत में 17वीं 18वीं शताब्दी के बहुत ज्यादा इस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारतीय धर्म, साधना तथा दर्शन में इसका बड़ा महत्व रहा है। तंत्र का मुख्य रूप से शैव, शाक्त तथा बौद्ध उपासना पद्धतियों में तंत्र का पर्याप्त प्रचार रहा है। 5 मत हमारे यहाँ माने गए हैं, शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन और वैष्णव। लेकिन इन 3 में तंत्र, यंत्र और मंत्रों का ज्यादा प्रचार प्रसार रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तांत्रिक कला शैली कोई कला शैली न होकर वरन साधना का एक साधन मात्र थी, जो कि कला साधकों के साधन में काम आती थी। और अपने अपने युगों में प्रचलित कला शैलियों के कलाकारों ने या मूर्तिकारों ने, चित्रकारों ने तांत्रिक साधकों की आवश्यकता के अनुसार कलाकृतियां
बनाते थे। अगर 15वीं शताब्दी के बने तो उस समय के कलाकारों ने वो बना दिए उनके चित्र साधकों के अनुसार, और अगर 16वीं शताब्दी के बने, 17वीं के बने, 18वीं के बने, तो जो भी युग रहे उन युगों में साधकों की आवश्यकता के अनुसार उस समय के कलाकारों ने ये चित्र अंकित किए हैं। परंतु आज हम इन्हें कला की एक नई शाखा के रूप में मान रहे हैं, जैसा कि कला विचारकों ने हमें बताया। तो जब आधुनिक कला का आधुनिकीकरण हो रहा था और पश्चिम के देशों से कलाकार प्रेरणा ले रहे थे, भारतीय कलाकार पश्चिमी वादों से प्रेरणा ग्रहण करने में लगे थे, जैसे कि हमने कल बात की अभिव्यंजनावाद की, ये कलाकार उससे प्रेरणा ले रहे थे। तो कुछ कलाकारों ने जो भारतीयता के हिमायती थे, जो भारतीयता को आत्मसात करना चाहते थे और कुछ नया करने की खोज में थे, तब उन्हें इन प्राचीन तंत्र साधना के लिए बनी कलाकृतियों ने बहुत आकर्षित किया, और उन कलाकारों ने इन प्राचीन तांत्रिक कला शैलियों से प्रेरणा ग्रहण करना प्रारंभ किया। मुगल शैली ने यूरोपीय परिप्रेक्ष्य छाया प्रकाश को प्रयुक्त करने का प्रयत्न किया गया था, और उसी छाया प्रकाश को कंपनी शैली में और अधिक बल मिला था। उसके बाद अवनींद्रनाथ ठाकुर ने चीनी जापानी कला के तत्वों का आधुनिक का समन्वय करके मुगल शैली और प्राचीन भारतीय शैली से समन्वयात्मक शैली करके बंगाल शैली का जन्म दिया। तो इस तरह से सब कलाकार नया नया करने में लग रहे थे। अमृता शेरगिल ने लघु चित्रण शैली और अजंता की शैलियों को अपनी पाश्चात्य शैली से मिश्रित करके एक नई शैली को संजोया। तो जब कलाकार इसी तरह से नए नए प्रयोग कर रहे थे, तो भारत के अधिकांश चित्रकार यूरोपीय शास्त्रीय कला, यूरोपीय वाद जैसे कि यथार्थवाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद से प्रेरित हो रहे थे, उस घनवाद आदि से प्रेरित हो रहे थे। उसी समय आधुनिक कलाकारों का एक समूह तांत्रिक कला की अमूर्त ज्यामितीय रूपों की ओर उन्मुख हुआ और उससे प्रेरणा लेने लगे। उन्नीस सौ 60 के आसपास भारतीय कला में अमूर्त की ओर बढ़ने, अमूर्तन की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति विकसित हुई। उसी प्रवृत्ति को और अधिक बलवती करने के लिए, अमूर्तन की ओर बढ़ने में तांत्रिक चित्रों ने कलाकारों को और अधिक सहयोग किया। यानी कि वो अमूर्त कुछ करना चाहते थे, और तंत्र कला के यंत्र उन्हें इस बात के लिए और अधिक आकर्षित कर रहे थे। वे यंत्र अमूर्त, क्योंकि ज्यामितीय रूपाकारों से युक्त थे, तो वे अमूर्त धरातल को कलाकार को प्रदान करने के में सक्षम थे। अतएव उन्होंने इन तांत्रिक, मतलब कई कारण रहे कि तांत्रिक चित्रों की ओर क्यों उन्मुख हुए कलाकार। एक तो वो अमूर्त करना चाह रहे थे, दूसरा पाश्चात्य वादों को नकारना चाह रहे थे, पाश्चात्य वादों से भी दूर होना चाह रहे थे, परंपरावादी होना चाह रहे थे, अपनी भारतीय परंपरा से प्रेरणा ग्रहण करना चाह रहे थे। तो इन 3-4 कारणों के कारण 1960 के दशक में कई भारतीय कलाकारों ने इन तांत्रिक कलाकृतियों से प्रेरणा ग्रहण कर अपनी नई शैली विकसित करना प्रारंभ किया, और उनकी ये कलाकृतियां नवतंत्र कला नाम से जानी गई। नवतांत्रिक कला, उसे एक नया नाम दे दिया गया, क्योंकि अब ये बिल्कुल जैसे पुराने तंत्र यंत्र थे उस जैसी तो रही नहीं, लेकिन हाँ उससे मिलते जुलते रूपाकार, अमूर्त रूपाकार, ज्यामितीय आकारों ने कलाकारों की चित्राकृतियों में स्थान ग्रहण कर लिया था। अतएव इसे
नवतांत्रिक कहना उचित समझा गया। ये कलाकार प्राचीन तांत्रिक कला में प्रयुक्त होने वाले सृष्टि के प्रतीकों जैसे कि नाद, बिंदु, कमल, वज्र, सूर्य, चंद्र, ओमकार, हीम, क्लीम, सूर्य, कुंडलिनी, षट चक्र, नेत्र, प्रभामंडल, अक्षमाला, श्री यंत्र, त्रिशूल, मंडल आदि ज्यामितीय रूपों मंडल आदि रूपों के साथ साथ अनेक ज्यामितीय रूपों जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुज युग्म, वर्ग, शिशिर वर्ग, वृत्त, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश के प्रतीक चिन्हों के रूप में इन ज्यामितीय रूपों को अपनी चित्रों में स्थान देने लगे। इनके साथ साथ कुछ कलाकारों ने जैव रूपों को भी अपनी आकृतियों में उतारा है, जिसमें कि नर नारी की मैथुन आकृतियां, नेत्र एवं लिंग योनि आदि के प्रतीक चिन्हों का विशेष रूप से इन नवतांत्रिक कलाकारों ने प्रयोग किया है। इनका लक्ष्य इन नवतांत्रिक कलाकारों का लक्ष्य किसी अमूर्त शैली का विकास न होकर तांत्रिक प्रतीकों को अपने ढंग से प्रस्तुत करना मात्र रहा। इन्होंने इन्हें इन चित्रों को किसी साधना प्राचीन कला तांत्रिक कला की भांति किसी साधना या पूजा उपासना के लिए नहीं, वरन इनके सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण को, इनके सौंदर्यात्मक पक्ष को सामने रखने के लिए इन रूपकारों का अपनी कलाकृतियों में प्रयोग किया। आरंभ में लक्ष्मण पे तथा निरोध मजूमदार जैसे चित्रकारों ने अपने चित्रों में न केवल तांत्रिक प्रतीकों चिन्हों को प्रयोग किया, वरन उन्होंने अपने चित्रों के शीर्षक भी तांत्रिक पद्धति के आधार पर रखे। जैसे कि निरोध मजूमदार ने षोडशी कला नाम की एक श्रृंखला बनाई चित्रों की, और लक्ष्मण पै ने देवी नाम की और एक और नीरज मजूमदार का एक बार फिर से बोल दीजिए। निरोध मजूमदार ने बनाई है षोडशी कला की, वो बनाई है पूरी श्रृंखला, एक चित्र नहीं कई चित्र इसी नाम से सृजित किए हैं। और लक्ष्मण पै ने देवी और दुर्गा के नाम से कई सारे चित्र अपने चित्रित किए हैं। तो इस तरह से उनके शीर्षक भी तांत्रिक पद्धति पर रखे गए हैं। यद्यपि इनका तंत्र साधना से कोई संबंध न था, पर आकृतियों का संयोजन कुछ इस प्रकार से किया कि चित्रों के तांत्रिक होने का भ्रम होने लगता है। जैसे कि लक्ष्मण पे के मानवाकृतियां शीर्ष नामक चित्र में पुरुष तथा नारी आकृतियां पंचमुख, त्रिभुज आदि के समन्वय से अंकित की गई हैं। मस्तक पर तांत्रिक त्रिकुटी, त्रिकुटी मतलब तीन त्रिशूल जैसा वो तिलक, त्रिशूल जैसा तिलक बना है। त्रिकुटी के समान त्रिकुट, हाँ, त्रिपुष्प अलंकरण भी हम उसे कह सकते हैं। मस्तक पे वो बना दिया तो वो भी ऐसा लगता है देखने में जैसे तांत्रिक हो। नीरद मजूमदार को निरोध मजूमदार भी कहीं लिखा मिलेगा आपको। निरोध मजूमदार ने कला को अनुष्ठान मूलक मानते हुए 1957 के आसपास प्रतीकात्मक ज्यामिति के आधार पर चित्रों की रचना की है। उसमें उन्होंने कई प्रतीक प्राचीन तंत्र से ग्रहण किए हैं। साथ ही साथ अपनी इन देव आकृतियों के साथ उन्होंने मंत्रों को भी लिखा है। वो मंत्र पूरे स्पष्ट नहीं लिखे हैं कि पूरा मंत्र पढ़ लो आप, लेकिन देवनागरी लिपि के अक्षरों को एक माला के रूप में ऐसे लिखा है उन्होंने अपने चित्रों पर कि वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मंत्र लिखा गया है। और इससे चित्रों में
लेखन कला का भी प्रादुर्भाव हुआ। ये एक नई प्रवृत्ति भी ऐड हुई इनके करने से कि चित्रों में शब्दों का लिखना प्रारंभ हुआ, जिसे आज वो कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइपोग्राफी। अक्षर अक्षर लेखन कला कहते हैं ना, टाइपोग्राफी। तो एक तरह से अक्षर लेखन, शब्द लेखन भी इन्होंने चित्रों में यहाँ से प्रारंभ किया। ये भी एक नई प्रवृत्ति शुरू हुई। और भी आगे आने वाले कई कलाकारों ने अपनी चित्रों में शब्दों को फिर या मंत्रों को लिखा या उपवाक्यों को लिख दिया है। किसी ने कोई अपने विचार लिखे हैं या किसी की कोट भी, किसी अन्य के द्वारा कही गई कोट भी या स्लोगन आदि लिखे जाने लगे उसके बाद से। 1960 में सूजा ने ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका स्टूडियो, ये ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका रही है कला की, स्टूडियो नाम से, में पश्चिमी अमूर्त कला और भारतीय तांत्रिक कला के अंतः सूत्रों की ओर संकेत किया। यानी कि उनमें क्या अंतः संबंध है इस बारे में व्याख्या की। लगभग इसी समय जगदीश स्वामीनाथन ने ओम, स्वास्तिक और कमल, लिंग, सर्प तथा हाथ की छाप वाले कई प्रतीकात्मक चित्रण किए। ये सब चीजें उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपने चित्रों में लेनी शुरू की। इसलिए जगदीश स्वामीनाथन का ये शुरू का फेज है, शुरू से बीच का एक फेज रहा जिसमें उन्होंने इन सब प्रतीकों को लेकर अंकन किया। इसके बाद तो वो पहाड़ और चिड़िया की तरफ मुड़ गए। तो जगदीश स्वामीनाथन भी नवतांत्रिक कलाकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं, उनका नाम भी इसमें लिया जाता है। और क्योंकि उन्होंने न केवल इन चिन्हों को अपने चित्रों में प्रयुक्त किया बल्कि इनकी दार्शनिक व्याख्या भी की है। क्योंकि कुछ कलाकारों ने तो इनकी कोई व्याख्या नहीं की और इन प्रतीकों को और चिन्हों को अनायास ही केवल सौंदर्यात्मक पक्ष को रखने के लिए प्रस्तुत किया, चित्रित किया है। परंतु कुछ कलाकारों ने उन प्रतीकों को और चिन्हों को उनकी वास्तविक व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया है कि वो वही दर्शाना चाह रहे हैं जो वे प्रतीक और चिन्ह का दार्शनिक महत्व है। उन्होंने उसी दार्शनिक महत्व के साथ जगदीश स्वामीनाथन ने अपने चित्रों में इन प्रतीकों और चिन्हों को चित्रित किया है। इसके पश्चात वे काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करने लगे जिसमें बड़े बड़े ज्यामितीय क्षेत्रों के में अलग अलग रंग भरे होते थे। इन्हें उन्होंने अंतरिक्ष की वर्ण ज्योमेट्री, कलर ज्योमेट्री ऑफ स्पेस कहा है। स्वामीनाथन के इसी कलात्मक दौर को नवतांत्रिक कला प्रवृत्ति के संदर्भ में देखा जा सकता है। 1960 के आसपास ही वीरेंद्र नामक एक कलाकार ने भी इसी तरह के बिंदु और प्रकाश पुंज का मुख्यतः अपने चित्रों में चित्रण किया है। इसलिए उन्हें भी निसंकोच नवतांत्रिक कलाकार कहा जा सकता है। वीरेंद्र के चित्र देखे हैं, जैसे बीच में से प्रकाश प्रस्फुट हो रहा है, ज्यादातर उन्होंने गोले में प्रकाश को ही चित्रित किया है और उसे बिंदु नाम भी दिया है कई जगह। आकृति मूलक रूपों की ओर उन्मुख होते हुए भी उन्होंने कई मंडल चित्रण किए हैं, मंडल के रूप में चित्र चित्रित किए हैं। उन्होंने उन्हें मंडल कहा है, प्रभा मंडल या केवल मंडल। उन्होंने वर्गों और व्रतों का ही मुख्यतः अपने चित्रों में अंकन किया है। उनकी ज्यामितीय आकारों तथा रंगों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थ तो नहीं है। उन्होंने कोई ऐसे वही रंग नहीं लगाया कि जिसको वो दिखाना चाह रहे हैं, परंतु फिर भी उनकी ज्यामितीय आकृतियां नवतंत्र कला की ओर इशारा करती हैं। वीरेंद्र के चित्रों में रंगों की ऊर्जा तांत्रिक चित्रों से बहुत अधिक मेल खाती है।
और वे चित्र मानो केंद्र से चारों ओर फैल जाना चाहते हैं। ऐसे केंद्र में एक उन्होंने कोई प्रकाश मतलब हल्के कलर लिए और फिर चारों तरफ को ऐसे बिखेर दिया है, उन्हें चारों तरफ फैला दिया है, जैसे कि प्रकाश केंद्र से प्रस्फुटित होना चाहता है। इनमें एक विस्फोट अथवा विकिरण विकिरण जैसा, रेडिएशन जैसा प्रभाव है, जैसे किरणें निकल रही हैं। इसके अतिरिक्त उसी समय के कलाकार केसीएस पणिक्कर ने प्राचीन पांडुलिपियों के समान प्रभाव चित्रों में प्रस्तुत करने के लिए तंत्र कला के प्रतीकों व चिन्हों का भी अंकन अपने चित्रों में किया है। साथ ही साथ उन्होंने उनमें कुछ अक्षर और शब्द इस प्रकार लिखे हैं जैसे कि वो कुछ रहस्यात्मक गुप्त अभिव्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। शब्द और प्रतीक नाम की उनकी चित्र श्रृंखला इस विषय को बहुत अच्छे से दर्शाती है। शब्द और प्रतीक नाम से उन्होंने भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं, और जिसमें उन्होंने बहुत सारे ज्यामितीय चिन्ह जैसे कि त्रिभुज, षटभुज, अर्धचंद्र, वृत्त, वर्ग आदि स्थान स्थान पर रेखात्मक रीति से बनाए हैं, और कहीं कहीं उनमें रंग भी भरे हुए हैं। कहीं तो केवल रेखा से ही बना दिए हैं और कहीं बना के उसमें अलग रंग भी भरा है, मतलब पूरा उसे फिल कर दिया है उस आकृति को। चित्र देखने से ऐसा लगता है मानो किसी तांत्रिक ग्रंथ का कोई हस्तलिखित पृष्ठ हो, क्योंकि उसमें बहुत हल्की सी, बहुत धूमिल रंगों से लिखा है कुछ, और वो लिखा क्या है वो लिपि पढ़ नहीं सकते आप, अगर आपने देखा हो। और साथ ही उन्होंने बहुत सारे चित्रों में ब्रह्मांड को प्रदर्शित करने के लिए अंडाकार आकृतियों को भी लिया है। किसी किसी चित्र में एक अंडाकार दिखाई देता है तो किसी में 3 या 4 अंडाकार अंड भी चित्रित हुए हैं। लिपि मूलक रेखीय आकृतियों में रेंडप्पा नायडू ने भी पवित्र आकृतियां अंकित की हैं। जिस तरह से केसीएस पनिक्कर की रेखीय आकृतियां हैं, तो कुछ कुछ इसी प्रकार की रेंडप्पा नायडू की भी लिपि मूलक, एक बीच बीच में लिपि लिखी हुई और बीच बीच में आकृतियों को बनाया गया है। एक अन्य कलाकार पीटी रेड्डी ने भी श्रृंगारपूर्ण मैथुनों का अंकन तथा अन्य कई सामाजिक विषयों का अंकन तांत्रिक यंत्रों से मिलता जुलता किया है। उन्होंने कोई भी विषय लिया है, चाहे कोई सामाजिक विषय लिया है, चाहे कोई राजनीतिक विषय लिया है, चाहे कोई ऐतिहासिक विषय लिया है, विषय उनके अलग अलग हैं, लेकिन समस्त विषयों का जो प्रस्तुतिकरण है, जो संयोजन है चित्र का, वो इस तरह किया है कि पीछे जैसे कि कोई यांत्रिक आकृति बना दी है, यंत्रवत आकृति बना दी है पीछे उसके बैकग्राउंड में। इस तरह से उन्होंने नेहरू जी की आकृतियां भी बनाई हैं, एक कुर्सी का अंकन किया है और चेहरे, और एक नेताजी का चेहरा उसके ऊपर कुर्सी के ऊपर लगाया है, क्योंकि कुर्सी की नेताओं की दौड़ भाग होती है ना, उस नेताओं की दौड़ भाग को दिखाने के लिए उन्होंने चेयर के ऊपर नेता और टोपी लगाए हुए नेता का अंकन किया और पीछे उसमें भी यंत्र बना दिया है। तो मोस्टली सभी चित्रों में पीछे अष्टदल कमल यंत्र या त्रिभुज आकृति के यंत्र को चित्रित कर दिया है, और इस प्रकार से उनके विविध विषय होते हुए भी उनके चित्र प्रतीकात्मक यंत्र संयोजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक बड़ा नाम नवतांत्रिक कलाकारों में गुलाम रसूल संतोष का है। उन्होंने भी अपनी कला में साधना, योग मुद्रा और युग्म युगल आदि को
दिखाया है अमूर्त रूप में। पूरा मतलब अगर कोई साधक बैठा दिखाया है तो उसके आंख, नाक नक्श नहीं चित्रित किए, बल्कि उसकी बाह्य रेखा द्वारा उसका अंकन करके चित्र को तांत्रिक प्रभाव युक्त दिखाया है। उनके रूप अमूर्त होते हुए भी तांत्रिक अभिव्यक्ति करने में सफल हुए हैं। जी.आर. संतोष, इनका शॉर्ट में नाम है गुलाम रसूल संतोष, पूरा नाम। देखे हैं इनके चित्र? उन्होंने न केवल ये चित्र ऐसे ही बनाए हैं कि इनकी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति की है, वरन तांत्रिक दर्शन को अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात शैव दर्शन से वे बहुत प्रभावित थे। कश्मीर के थे ना, वो कश्मीर के रहने वाले थे, तो कश्मीर में शैव दर्शन का बहुत प्रचार प्रसार है, तो वहीं से उन्होंने ये विषय अपना चुना और उसको एक एक लाइन को, रेखा को समझा है और उसी आधार पे उन्होंने इसे चित्रित किया है। सबसे ज्यादा तंत्र को समझ के काम करने वाले कलाकारों में गुलाम रसूल संतोष और केवी हरिदासन, दो कलाकार हैं। अब मैं आपको डिटेल में केसीएस पनिक्कर की जीवन यात्रा थोड़ी सी बता देती हूँ और किस तरह से उन्होंने, ये तो एक मतलब तंत्र के तांत्रिक प्रवृत्ति के ऊपर बहुत सारे कलाकारों के मैंने नाम लिए, पर इसमें केसीएस पनिक्कर का काम सबसे पहले उन्होंने शायद से संभवतः इसमें अक्षर और लिपि का प्रयोग किया है, तो इसलिए मैं उनके बारे में डिटेल से बता दूंगी। नवतंत्र कला के अग्रणी कलाकारों में केसीएस पनिक्कर ने लगभग 1960 से तांत्रिक प्रतीकों व चिन्हों को अपनी कृतियों में चित्रित करना आरंभ किया। उनके तांत्रिक पद्धति वाले चित्र शब्द और प्रतीक नामक श्रृंखला से विश्व प्रसिद्ध हैं। इनके प्रारंभिक चित्र जल रंगों में लचीलापन लिए हुए हैं। अधिकांश इनका माध्यम शब्द और प्रतीक नामक श्रृंखला का माध्यम जल रंग है। कला प्रतिभा के धनी पनिक्कर का जन्म दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में 31 मई 1911 को हुआ था। इनके पिता मद्रास में चिकित्सा सेवा में सर्जन थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा केरल में हुई। कला के प्रति अभिरुचि पनिक्कर में केरल के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण से प्रेरित होने के पश्चात उनकी अभिरुचि इसमें बढ़ती गई। जल रंगों द्वारा वे प्रारंभ में दृश्यांकन किया करते थे, यानी कि लैंडस्केप, और जॉन सेल कॉटमैन तथा टर्नर का आपने नाम सुना होगा कि वो भी लैंडस्केप बनाया करते थे यूरोप में। इनके समकालीन ही थे वो, उस समय का ही इन दोनों कलाकारों का भी काम है, जो कि अच्छे यूरोपियन लैंडस्केप पेंटर की श्रेणी में आते हैं। मद्रास की फाइन आर्ट सोसाइटी ऑल इंडिया प्रदर्शनी में 1928 से 1930 में इन्होंने भाग लिया। मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में पनिक्कर ने शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत 5 वर्षों तक भारतीय टेलीग्राफ विभाग में नौकरी की, लेकिन उन्हें यह काम बिल्कुल नहीं भाया और उन्हें इस काम में कोई संतोष नहीं मिला। उस नौकरी में टेलीग्राफ, समझ रहे हो, टेलीफोन से पहले जो ग्रामोफोन वगैरह होते थे, उस विभाग में। फिर इन्होंने बीमा विभाग में भी लगभग 1 वर्ष कार्य किया, परंतु उस कार्य से भी ये संतुष्ट नहीं हुए। 1936 में देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कि जाने माने मूर्तिकार हैं,
मूर्तिकार थे के निर्देशन में इन्होंने मद्रास कला विद्यालय में अपनी शिक्षा आरंभ की और 1938 में इन्होंने कलकत्ता एकेडमी का सर्वप्रथम जल रंग चित्रकार का पुरस्कार प्राप्त किया। 1940 में डिप्लोमा तथा परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। 1941 में मद्रास कला विद्यालय में इनकी नियुक्ति हो गई। वहां पर पहले अध्ययन किया और फिर वही अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। मद्रास कला विद्यालय आज भी है, ये बहुत अच्छा। यहाँ से जो पढ़ते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार निकलते हैं बन के। और 1955 में ये इसी कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य और 57 में फिर प्रधानाचार्य के पद पर को संभाला। 1955 में ही इन्होंने केंद्रीय ललित कला अकादमी की जनरल काउंसिल के 9 प्रमुख सदस्यों में से एक सदस्य इन्हें मनोनीत किया गया। केंद्रीय ललित कला अकादमी की एक काउंसिल होती है जिसमें 9 सदस्य रखे जाते हैं, उनमें से एक केसीएस पनिक्कर को रखा गया। बाद में भारत सरकार के कल्चरल स्कॉलरशिप प्रदान करने वाले निर्णायक सदस्यों में भी ये एक रहे। जो कल्चरल स्कॉलरशिप होती है तो उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से चयन करने वाली समिति के ये सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त कितने ही प्रमुख कला प्रदर्शनियों और कई संस्थाओं में परामर्शदाता समितियों के सलाहकार के रूप में या निर्णायक मंडल के रूप में आप रहे हैं। कलाकार केसीएस पनिक्कर मद्रास के अन्य कलाकारों के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना भी की थी 1960 में। केसीएस पनिक्कर ने मद्रास के और अन्य कलाकारों के साथ जो मिलकर पेंटर्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन की स्थापना की। इन सभी कलाकारों ने एक पत्रिका भी निकाली थी। जो भी प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन के सदस्य थे, इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली। इस प्रकार आरंभ में केसीएस पनिक्कर प्राकृतिक दृश्यों व भू दृश्यांकन से इन्होंने कला कार्य करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ये अमूर्त तन की ओर बढ़ते गए और वहीं से आकृतियों और स्वरूपों के मनोवैज्ञानिक चित्रांकन से के साथ इन्होंने इसमें अभूतपूर्व प्रयोग किए। जैसे कि इन प्रयोगों में इनका एक सफलतम प्रयोग अपने चित्रों में लिपि का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये अपने चित्रों में थोड़े धुंधले रंगों का प्रयोग करते हुए धुंधले रंगतों के साथ बारीक लिपि को लिखना इन्हें अच्छा लगता था। रेखात्मक ज्यामितीय प्रतीकों, रंगों के ज्यामितीय क्षेत्रों तथा पढ़ी न जा सकने वाली लिपि के समान रेखात्मक चित्रों के संयोग से कुछ इन्होंने ऐसे चित्र बनाए जो किसी रहस्यात्मक तंत्र साधना की पुस्तक के गूढ़ अर्थ वाले पृष्ठों के समान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इनमें कोई साधना के लिए कुछ मूल मंत्र लिखे गए हों। इसमें मुख्यतः उनकी शब्द व प्रतीक वाली श्रृंखला इसी श्रेणी में आती है। इन चित्रों में धरातल बहुत हल्के रंग के, प्राय हल्के या फीके पीले होते थे, जिनमें कहीं कहीं हल्के रंगों से कुछ क्षेत्र बना दिए गए हैं जो कि कहीं कहीं अंडाकार आकार भी लिए हुए हैं तथा महीन
रेखाओं व रंगों के छोटे छोटे ज्यामितीय आकार बनाकर शेष स्थान में छोटी छोटी बारीक रेखाओं के द्वारा अस्पष्ट लिपि के समान चिन्ह बना दिए गए हैं। चित्र के निचले भाग में गहरे भूरे अथवा काले रंग की क्षैतिज पट्टी होती थी, जिसमें श्वेत या श्वेत मिश्रित बहुधा किसी अन्य रंग से कुछ चिन्ह चित्र के ऊपरी भाग के समान ही अंकित कर दिए जाते थे। जैसे चित्र में ये पट्टी मिलती थी, तो चित्र की ये जो पट्टी होती थी, ये चित्र के धरातल को एक नंदतिक विभक्ति देने में उसके सौंदर्य को बढ़ाती है। एक नंदतिक विभक्ति, जैसे कि चित्र का विभाजन कर दिया गया है नंदतिक रूप से, इससे चित्र ज्यादा आकर्षक दिखाई देता था। अपनी चित्राकृतियों को सफल रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने कई एकल प्रदर्शनियां की, जिसमें कि उन्होंने मद्रास, दिल्ली, लंदन, उत्तरी फ्रांस, पेरिस आदि स्थानों पर अपनी चित्राकृतियों की प्रदर्शनियां की हैं। उनके चित्र आधुनिक कला की राष्ट्रीय चित्र वीथिका नई दिल्ली, मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में भी संग्रहित हैं। साथ ही उनके चित्र ललित कला अकादमी नई दिल्ली में भी संग्रहित हैं। राष्ट्रीय ललित कला वीथिका मद्रास, मैसूर कला संग्रहालय व केरल ललित कला अकादमी त्रिशूर में भी कई राष्ट्रीय में भी इनके चित्र संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त कई राष्ट्रीय व व्यक्तिगत संग्रहालयों में भी इनके चित्र सुरक्षित हैं। चित्रों में वर्ण संयोजन में उन्होंने प्रथम श्रेणी की सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर ज्यूलिन हक्सले ने इनके चित्रों के विषय में लिखा है कि उनके संयोजन निजी व नए ढंग से के सर्वोत्तम हैं, जिनमें रंगों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। बर्नेट डी कॉनलान, पेरिस के चित्रों के संपादक ने, जिन्होंने इनके चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई थी पेरिस में, तो वो जो उसके संपादक थे कैटलॉग के, तो उन्होंने भी इस बात पर बल दिया है कि पनिकर आधुनिक रूपों द्वारा भारतीय आत्मा को चित्रित करते हैं। इनके चित्रों में लोक कला का भी प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जो रंग हैं वो धूमिल और पीले पीले हल्के हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे गोबर से लिपे हुए हों। तो जिसके कारण और कुछ वो ब्रह्मांड बनाने के कारण भी वो लोक कला से प्रेरित प्रतीत होते हैं। इनका एक चित्र बसंत शीर्षक है, जिसका बसंत नामक चित्र है, उसमें तूलिका से अंकित रेखाओं में शरीर के कोमल स्थानों का सुंदर अंकन किया गया है। शरीर के अनुपात में इनके चित्रों में सिर बड़े हैं। जो रेखाएं बनी हैं वो आकृतियां बनी हैं, तो आकृतियों के शरीर थोड़े अनुपातिक रूप से छोटे हो गए हैं और सिर बड़े बने हुए हैं। मुखाकृतियों को भी इसलिए बड़े आकार में तथा तिरछी भंगिमा में अंकित करना इनकी एक विशेष पहचान है। बड़े बड़े मत्स्याकार नेत्र में पुतलियां कटाक्ष की ओर चित्रित हुई हैं। कटाक्ष का मतलब है कान की ओर चित्रित हुई हैं। यहाँ तक कि पशु आकृतियों में भी इसी प्रकार के नेत्र इन्होंने बनाए हैं। यह राजपूत कला की परंपरा के अनुसार हैं। जो हमें राजपूत कला में यानी कि राजस्थानी कला में भी बड़े बड़े नेत्र दिखाई देते हैं, पटोलाक्ष, और उसमें बिंदी जैसी पुतलियां बनी हुई हैं, कुछ इसी प्रकार से इन्होंने भी जो इनके
आकृति मूलक कुछ चित्र हैं, वैसे तो बहुत कम है वो, उनमें इस तरह की इनकी अपनी विशिष्ट शैली हमें देखने को मिलती है। गोलाकार आकृतियां कोमल हैं और चित्रों के डिजाइन हृदय स्पर्शी हैं। उदाहरणार्थ इनका ब्लैक गर्ल नामक चित्र भारतीय जीवन के प्रति इनके प्रेम को दर्शाता है। इनके चित्रों से स्पष्ट होता है कि पनिक्कर भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में गहरे तक पैठ रखते थे, यानी कि वो उन्हें बहुत समझ थी भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति को समझकर ही उन्होंने जो चित्र अंकित किए हैं उसी को से उन्हें परंपरावादी कलाकार भी कहा गया है। इन्हीं चित्रों के द्वारा वे भारतीय सांस्कृतिक कला परंपराओं के पुनरुत्थान के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि पुनः परंपराओं की ओर, भारतीय परंपराओं की ओर दोबारा से लौटने का काम अगर अग्रणी कलाकार इन्हें माने तो कहा जा सकता है। कुछ आलोचकों ने इन्हें परंपराओं के पुनरुत्थान का प्रवर्तक कहा है। जैसे कि इनका एक विजय नामक चित्र है जो कि इनके मोनोग्राफ पे भी प्रकाशित हुआ है। इनका मोनोग्राफ देखा हो अगर किसी ने, मोनोग्राफ समझते हो, जो डिटेल्ड स्टडी के लिए ललित कला अकादमी ने सबके मोस्टली बड़े बड़े कलाकारों के मोनोग्राफ निकाले हैं। तो उन्हीं मोनोग्राफ में इनका एक चित्र है, विजय नाम से है। तो उसमें भी इनकी परंपरा की समझ, परंपराओं को समझ, सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उन्होंने परंपराओं को सहेजा है। केसीएस पनिक्कर ने 1957 में मद्रास कला विद्यालय का प्रधानाचार्य का पदभार तो संभाला ही था, साथ ही उस समय उससे पहले ये देवी प्रसाद राय चौधरी उस कला के प्रधानाचार्य थे। उनके सेवानिवृत्ति के बाद इनको वहां का प्रधानाचार्य का पदभार दिया गया। केसीएस पनिक्कर ने चित्रों के साथ साथ कुछ मूर्तियां भी बनाई हैं। 1964 में मैन ऑफ सोरोज एक मूर्ति इन्होंने बनाई, ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज की बनाई हुई है, मैन ऑफ सोरोज। सोरोज यानी कि SORROWS, समझ गए। वह बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, मद्रास दक्षिण भारतीय कलाकार सोसाइटी और मैसूर दशहरा प्रदर्शनी, हैदराबाद की अखिल भारतीय कला प्रदर्शनियों में भी भाग लेते रहे। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बंबई, मद्रास और कोडाईकनाल में 1955, 56, 57, 58 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इन्हें कई बार स्वर्ण पदक और पुरस्कार प्राप्त हुए। जापान, तुर्की, मैक्सिको, चेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न यूरोप, साओ पाउलो, बिनाले, टोक्यो की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और लंदन कॉमनवेल्थ कलाकार समारोह में भी इनके चित्रों को प्रतिनिधित्व मिला और इनके चित्रों की वहां सराहना की गई। इसके अतिरिक्त इन्हें कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुए। वहां 1954 में इन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली का दौरा किया। 1959 में रूस तथा 1963 में ये अमेरिका गए। वहां 1954 में 9 प्रतिष्ठित कलाकार की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य रहे। 1961 में चतुर्थ बिनाले
साओ पाउलो का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 1963 में इंडियन डेलीगेशन वर्ल्ड आर्ट कांग्रेस टोक्यो न्यूयॉर्क के सदस्य रहे। इन्होंने वेनिस, यूएसए, मॉस्को, लंदन, टोक्यो आदि स्थानों पर भी अपने चित्रों की प्रदर्शनियां आयोजित की। उन्हें 1965 में चित्रकला का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। केसीएस पनिक्कर देवी प्रसाद राय चौधरी के उन शिष्यों में, क्योंकि जब पहले वो प्रिंसिपल थे तब ये यहाँ पढ़ते थे मद्रास कला विद्यालय में, तो उनके शिष्यों में भी रहे। तो ये उनके उन शिष्यों में से हैं जिन्होंने आधुनिकता के ताजगी को अपनी परंपरा के साथ समन्वित कर प्रस्तुत किया। राय चौधरी ने अपने छात्रों को किसी विशिष्ट विचारधारा या संयम में बंधने के बजाय व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अपने मार्ग खोजने और अपनी शैली को विकसित करने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दिया था। उसी का परिणाम है कि केसीएस पनिक्कर ने अपनी एक मौलिक शैली में चित्रों का सृजन किया। इस प्रकार का वातावरण प्रदान करने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी का प्रभाव केसीएस पनिक्कर पर कई स्थानों में देखने को, कई बातों में देखने को मिलता है। केसीएस पनिक्कर के अंदर आत्म अन्वेषण की प्रवृत्ति थी, आत्म अनुभूति की खोज, आत्मा की खोज। कौन? गेट? एक मिनट बच्चों, कोई गेट पे है, एक सेकेंड। आ रही हो? कहाँ हो आप? कहाँ खड़े हो? अरे पड़ोस वाली चिल्ला रही है, मैडम मैडम। मेरे को पता नहीं क्यों कह रही हैं। उनका बेटा बाहर से कुंडी लगा गया, वो अंदर बंद हो गई कमरे में, तो कि खोल दो। कहाँ थे हम? हाँ, इन्होंने आत्मा की, अपनी स्वयं की आत्मा को खोजने का प्रयास किया और उसी का के परिणाम स्वरूप एक परिवर्तित दिशा कलाकारों के सामने खोल दी और तांत्रिक कला के प्रतीकों व चिन्हों से प्रेरणा प्राप्त करके, ज्यामितीय आकारों से प्रेरणा प्राप्त करके चित्रों में एक रहस्यमयी लिपि का प्रयोग किया। इस प्रकार कई बार उनके चित्र किसी जन्म कुंडली और तांत्रिक यंत्रों जैसे भी प्रतीत होते हैं। जन्म कुंडली जैसे, उसमें लिपि भी लिखी रहती है, अक्षर भी लिखे रहते हैं और वो भी ज्यामितीय आकार भी बने रहते हैं।
तो कभी कभी उनका सादृश्य जन्म कुंडली जैसा भी दिखाई देता है उनके चित्रों का। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनकी जड़ें अपनी परंपरा से जुड़ी हुई हैं, उनमें एक स्वाभाविकता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इन प्रतीकों को, चिन्हों को अपनाया जब पाश्चात्य प्रभाव भारतीय कला पर हावी हो रहा था और भारतीय अनेकों कलाकार पाश्चात्य कला की के वादों से प्रेरणा ग्रहण करने में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना एक वैचारिक दर्शन बनाया, एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की और उसी के अनुसार अपने चित्रों को गढ़ा। इस प्रकार की वैचारिक योजना ने उस साम्राज्यवादी नीति जो भारतीय पुराख्यानों को यूरोपीय कला की शक्ति के माध्यम से नया रूप देने में अग्रसर थी, उस पर उन्होंने बल दिया। यूरोपीय कला की तकनीक तथा माध्यम जो व्यापक रूप से आधुनिक चित्रकला के लिए सार्थक थे, उनको तो उन्होंने अपना लिया। माध्यम और तक वैसे जल रंग में ज्यादा चित्र बनाए हैं, लेकिन फिर भी कई बार इन्होंने तेल रंग का भी इस्तेमाल किया है। तो तकनीक और माध्यम तो कई बार इन्होंने अपनाया, लेकिन स्वयं को तांत्रिक परंपराओं और विश्वासों के साथ जोड़कर उस चीज को प्रस्तुत किया। कला के राज्य के विद्यालयों से जुड़े हुए कई कलाकारों ने उनके इस उद्देश्य को समझा और अचानक एक क्रियात्मक विस्फोट हुआ। उनमें थे संत एक बच्चों इस प्रकार पनिकर अपनी वैचारिक धारणाओं पर दृढ़ थे। कला उनकी आत्मा कला में उन्होंने समझा कि आत्मा भारतीय होनी चाहिए और विश्व स्तर पर समकालीन हो। ऐसी कला को वे सृजन करें जिसकी आत्मा भारतीय हो, परंतु विश्व स्तर पर उसे पहचान मिल जाए, विश्व स्तर पर वो समकालीन नजर आए। ऐसा न लगे कि हम पिछड़ रहे हैं। हम आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिला के तो चलें, लेकिन उसमें अपनी भारतीयता का लोप नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। उन्होंने अपना यह उद्देश्य घोषित भी किया था और उनके लिए यह एक चमत्कार कर देने वाला, नई पृष्ठभूमि, नई भावभूमि पैदा करने वाला कार्य था। इस प्रकार उनकी शैली एक नवीन शैली, उनकी कला एक नवीन शैली को स्थापित करती है, जिसमें कि भारतीय कला की समस्याओं का एक हल भी उन्होंने हमारे सामने रख दिया था। उन्होंने यह हल या समाधान कह लो, समाधान रेखाओं के द्वारा ही संभव करके दिखाया। उनकी इस तकनीक को कुछ कला आलोचकों ने अभिलेखन तकनीक भी कहा है, क्योंकि लिखा है ना उन्होंने, बीच हर चित्र में उन्होंने लेखन किया है, तो इसलिए उनकी तकनीक को कुछ कला आलोचकों ने अभिलेखन तकनीक कहा है, क्योंकि इन चित्रों में उनकी यह तकनीक लिखित शब्दों के रूप पर बहुत ज्यादा आधारित थी। अभिलेखन के दृश्यगत तरीकों में परिणित होने वाले बीज गणित के प्रतीक या उसी परिवार के खुले असंबद्ध रूप पूर्वी कला की एक प्राचीन सम्मानित तकनीक रही है, जो तांत्रिक परंपरा से के रूप में परिपोषित हुई है। तो ये जो इन्होंने शब्द लिखे हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे कि बीज गणित के सूत्र लिख दिए गए हों, और ये बीज गणित के सूत्र या प्रतीक
को उन्होंने इस प्रकार से अपने चित्रों में गढ़ा है कि वो तांत्रिक परंपरा को बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। आकारों में वास्तविक आयाम के वे सिद्धांत जो कि सीधी रेखाओं के ज्यामितीय रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, तांत्रिक विचारधारा पर ही आधारित हैं तथा सामान्य लोक के मध्य प्रचलित धार्मिक चिन्हों को प्रदर्शित करते हैं। पनिक्कर का ऐसा विचार था कि यूरोपीय कला की शक्ति वास्तविक आयाम के तर्क पर आधारित थी। इसके विपरीत उन्होंने ऐसे रहस्यमय आयामों की शक्ति प्रस्तुत की जो अभिलेखन रूपों एवं बीज गणितीय रूपों के माध्यम से ही वह उत्पन्न करने में सफल हो सके। अतः यह तकनीक जिसे उन्होंने तांत्रिक व धार्मिक प्रतीकों व चिन्हों के माध्यम से विकसित किया, वह कला के प्राचीन भारतीय सिद्धांतों को पुनः स्थापित करती है, जिसमें उन्होंने रेखा तथा पैटर्न के सिद्धांतों पर कार्य किया एवं अपने इन सिद्धांतों को अपने पूर्वजों जैसे कि यामिनी राय, विनोद बिहारी मुखर्जी आदि चित्रकारों के बीज गणितीय दृष्टिकोण को एक तकनीक के रूप में समग्रीकृत किया, समाहित किया। उस यानी कि पिछले जो कलाकार हैं उनसे भी उन्होंने कोई ना कोई प्रेरणा ग्रहण की और इसका सीधा संबंध पूर्व की ऐतिहासिक, धार्मिक, तंत्र कला से जोड़े रखा। उससे वे पृथक नहीं हुए। पनिक्कर ने कला के विस्तार को हस्तशिल्प की ओर भी ले जाने का प्रयत्न किया। कलाकारों ने अपनी कला को वस्त्रों, आभूषणों में आमतौर से प्रयोग करना आरंभ किया और इसको विस्तारित करने के लिए कलाकारों के हस्तशिल्प संघ की स्थापना की गई। इन्होंने कलाकारों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि हस्तशिल्प का एक विशेष महत्व दिया जाए और मद्रास में इन्होंने कलाकारों के एक हस्तशिल्प संघ की भी स्थापना की, जिसके माध्यम से विक्रय तथा वितरण के द्वारा प्राप्त लाभ को कलाकार सदस्यों तक पहुंचाया गया। जो भी चीजें उस संघ के द्वारा बिकी, जो भी बनाई गई कलाकारों द्वारा, तो वो सीधे कलाकार को मिलती रहे। वहां एक मंच मिल गया कलाकार को अपनी हस्त कौशल से बनाई गई सामग्री को बेचने का। इस संस्था ने फरवरी 1964 में आकार ग्रहण किया। कौन सी संस्था? कलाकारों का हस्तशिल्प संघ। और धीरे धीरे उनका ये कार्य और विस्तार पाता चला गया। शुरुआत एक छोटी सी इकाई से की गई थी कि एक संघ बनाया था इन्होंने कलाकारों का, जो कि उनके द्वारा बनाई गई हाथों की द्वारा बनाई गई कोई भी कलाकृतियों को बेचने के लिए एक मंच था। कलाकृतियां वहां से, और क्योंकि बीच में जैसे कलाकार आर्ट गैलरी वगैरह के माध्यम से कलाकृतियां प्रदर्शित करते हैं और बेचते हैं, तो उसका कुछ शेयर आर्ट गैलरी ले लेती है। ये पता है आपको? उसका कुछ परसेंटेज आर्ट गैलरीज का निर्धारित रहता है। तो इन्होंने वहां पर एक ऐसा संघ बना दिया, हस्तशिल्प संघ, कि वहां से जो कलाकार उस संघ से वहां से बेचा करता था उस कार्यालय से अपनी कलाकृतियों को, तो उसका सीधा मुनाफा कलाकार को होता था। और धीरे धीरे ये और इस संघ ने विस्तार पा लिया और वहां से सामग्रियां और कलाकृतियां
विदेशों तक निर्यात की जाने लगी। परिणाम स्वरूप इटली को निर्यात बाटिकों से प्राप्त धनराशि से कुछ असंतुष्ट कलाकारों के साथ मिलकर मद्रास के निकट भूमि क्रय कर एक ग्राम की भी स्थापना की गई। जब विदेशों तक इस संघ की कलाकृतियां बिकने लगी, कलाकृतियों में केवल पेंटिंग नहीं थी, हस्त कौशल की कोई भी चीजें जैसे मूर्तियां, छोटे छोटे खिलौने या कोई वॉल हैंगिंग या थैलों पे बनाई गई आकृतियां या जूट के कोई और हस्तशिल्प, सब इस संघ में वहां पे बिकते रहे, जो जिसे इन्होंने वहां पर स्थापित किया। कलाकारों के हस्तशिल्प संघ नाम से ही था। और जब यहाँ से विदेशों में भी निर्यात होने लगा तो इटली को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला इटली से, तो उसमें बहुत पैसा आया, तो उस पैसे से इन्होंने मद्रास में ही इंजमबक्कम स्थान पर एक जमीन क्रय की और उस जमीन पर एक कलाकारों का ग्राम स्थापित किया गया और उस ग्राम का नाम है चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज। सुना है इसके बारे में? पनिक्कर का एक वक्तव्य था, आज के भारत के रचनात्मक कार्यकर्ताओं के कार्यों और उनके जीवन की वर्तमान स्थिति से परेशान होकर मद्रास के कुछ असंतुष्ट कलाकारों और मूर्तिकारों ने यह तय किया कि वे समाज में रचनात्मक कलाकारों के रूप में ज्यादा साझेदारी और संपूर्णता के साथ जीवन बिताने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसी संकल्पना के साथ चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना की गई और आज भी इस विलेज में असंख्य कलाकार कार्यरत हैं। वो वहाँ पे अपनी कलाकृतियां बनाते हैं। घर बने हुए हैं इसमें, जितने भी कलाकार लोग हैं सबके घर हैं, मतलब मद्रास के मैक्सिमम कलाकारों के घर आर्टिस्ट चोलामंडल में है और ये समुद्र के किनारे ही है वहां पर। और यहाँ इस विलेज में एक गेस्ट हाउस भी बनाया गया है, एक चित्र वीथिका भी, आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। बहुत सुरम्य वातावरण में है ये आर्टिस्ट विलेज। कला व कलाकारों की उन्नति के लिए इन्होंने अथक परिश्रम किए। उनके विचार बड़े प्रगतिशील थे, प्रगतिवादी थे। कला के राष्ट्रीय परंपराओं से जुड़े रहने के वे पक्षधर थे। उनके विचार में कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने हेतु उसका राष्ट्रीय होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय बाद में हो, पहले वो राष्ट्रीय तो हो जाए, ऐसा वो सोचते थे। वे उन कलाकारों के विरुद्ध थे जो परंपराओं से पलायन कर अंतर्राष्ट्रीयता की दौड़ में दौड़ना चाहते थे। इस बात की पुष्टि उन्होंने हर्बर्ट रीड के कथन को दोहराते हुए की। उन्होंने कहा कि आधुनिक कला के अंतर्राष्ट्रीयवाद ने निजी देश की पहचान कराने वाली विशिष्टता को नकार कर आलोचकों को भी कठिनाई में डाल दिया है। यह समझ से परे है कि राष्ट्रीय विशेषताओं से रहित कोई कला अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो सकती है। जब तक उसमें अपने देश की, अपने राष्ट्र की विशेषताएं नहीं होंगी, तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपनी पहचान बना सकती है, ऐसे उनके विचार थे। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि कलाकार को पुनः जातीय और राष्ट्रीय विशेषताओं वाले प्रत्यय को अपनाना होगा। जैसा कि पूर्वी कलाकारों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए लुडविग गोल्ड स्टिकर ने कहा था कि भारतीय कलाकार को मात्र अजंता और तंजौर के भित्ति चित्रों का अध्ययन कर लेना या उनकी छोटे स्तर पर अनुकृतियां बना लेना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें आधुनिक इन
अनुकृतियों को बना देना से ही वे आधुनिक नहीं बन पाएंगे। उन्हें विश्व की कला शैलियों को भी जानना होगा, परंतु एक प्रतिभा संपन्न समझदार कलाकार बनने हेतु वह अपने जातीय और राष्ट्रीय तरीकों को भूलने के लिए मुक्त नहीं है। लुडविंग ने ये बात कही है कि जो बात लुडविंग कह रहे हैं उसी बात को कोट करते हुए केसीएस पनिकर ने भी कहा कि जो कला राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विशेषताओं को लिए हुए नहीं है वह अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकती, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान नहीं मिल सकती। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए कलाकार को भारतीय कलाकार बनना होगा और कुछ नहीं। अंत में उनकी कलाकृतियां सभी यूरोपियन कलाकृतियों से भिन्नता रखती हैं, यूरोपियन कलाकारों से भिन्नता रखते हैं वो, और आधुनिक जामा पहने हुए भी उनकी कलाकृतियां भारतीयता से ओतप्रोत हैं। पनिक्कर इसके आगे लिखते हैं कि इन विचारों से अवगत होने के उपरांत आश्चर्य होता है कि तब हम भारत में मात्र अपनी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीयवाद की छाप के साथ अपने पूर्वजों की धरोहर को नकारते हुए सच्ची व महत्वपूर्ण चित्र अथवा मूर्ति बनाने की आशा कैसे कर सकते हैं। यदि हम अपनी राष्ट्रीयता की पहचान को खोते हैं तब हम ये कैसे मान सकते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीयतावाद के साथ जुड़ सकते हैं। जब तक हम प्राचीन अमरत्व से होकर नहीं गुजरते। इन्हीं विचारों की पुष्टि उनकी कलाकृतियां भी करती हैं, जिनमें कि उन्होंने प्राचीन तांत्रिक कलाकृतियों के प्रतीकों, चिन्हों व ज्यामितीय आकारों को सर्वाधिक ग्रहण किया है। प्राचीन भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित रखने, आधुनिक काल में पुनर्जीवित रखने में उन्होंने शब्द व प्रतीक नामक जो श्रृंखला चित्रित की है, उसके असंख्य चित्र उनकी इसी वैचारिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका एक प्रसिद्ध चित्र भारतीय स्वर्णिम चित्र, एक प्रसिद्ध चित्र है उनका द रिवर डॉग। एक पेंटिंग का नाम है येलो पिक्चर। इन सभी में उन्होंने तांत्रिक प्रतीकों को दोहराया है। इन सभी चित्रों को तांत्रिक प्रतीकों व चिन्हों से ओतप्रोत चित्रों को सृजित करते हुए 1977 में उनका देहांत हो गया और एक महान कलाकार, एक भारतीय आत्मा वाले कलाकार का आधुनिक कला जगत से विदाई हो गई। परंतु उनके चित्रों को आगे आने वाले कलाकारों ने राष्ट्रीय आत्मा जगाने में बहुत योगदान दिया है। राष्ट्रीय धरातल पर चित्रों को सृजित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाली उनकी बात को आगे आने वाले कलाकारों ने ग्रहण किया और उनसे प्रेरणा पाकर
कई कलाकार नवतांत्रिक कला शैली में कार्य करते रहे। उसी चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज या ग्राम कह लो में रहने वाले एक कलाकार केवी हरिदासन की कलाकृतियां भी तांत्रिक नवतांत्रिक कला शैली को प्रस्तुत करती हैं। केवी हरिदासन ने भी कई चित्राकृतियां एक ही विषय को लेकर सृजित की हैं, जिसमें कि उन्होंने, कल मैं केवी हरिदासन पढ़ाती हूँ, अभी बहुत डिटेल है उनका भी, क्योंकि वो भी इसी चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज में ही रहते हैं। ये इन्हीं के बेटे हैं ना, केवी हरिदासन? नहीं, इनके बेटे नहीं है। मैम, केसीएस पनिक्कर के भी तो कोई बेटे आर्टिस्ट हैं। हाँ वो है, लेकिन वो स्कल्प्टर है। केसीएस पनिक्कर का बेटा पेंटिंग नहीं बनाता, मूर्तियां बनाते हैं, और वो भी उसी चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज में रहते हैं। विदेशों में आते जाते रहते हैं खूब। वहां के ज्यादातर कलाकार, बहुत सारे कलाकार उस विदेश में रहते हैं, वो उस गांव में रहते हैं, और ज्यादातर सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। और इनके जो केसीएस पनिक्कर के बेटे हैं वो स्कल्पचर बनाते हैं मेटल में। मैम स्कल्पचर क्या पूरे नाम है मेटल उनका? में है। नाम एस नंद गोपाल है शायद, एस नंद गोपाल। नाम मैं भूल रही हूँ, देख के बता दूंगी। नाम भूल रही हूँ, याद नहीं आ रहा है, पर केवी हरिदासन उनके शिष्य रहे हैं, और बाद में उनके साथ काम भी किया है उन्होंने मद्रास स्कूल में। बड़े अच्छे कलाकार हैं। पता नहीं अब तो डेथ ना हो गई हो, कुछ सालों पहले तक तो थे वो। देखती हूँ कि पता चलेगा तो कुछ। केसीएस पनिक्कर की तो 1977 में डेथ हो गई थी, लेकिन वो जीवित थे अभी 2016-17 तक तो थे शायद से। अब रिसेंट क्या है मुझे भी नहीं पता उनका, पर उनकी कलाकृतियां मुझे इनसे भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत ही अच्छे कलाकार, और जैसे वो अच्छे व्यक्ति भी थे, वैसी उनकी पेंटिंग भी है। और उनके बेटे जो हैं वो बॉम्बे में किसी फोटोग्राफी या किसी उसमें कार्यरत थे, केवी हरिदासन के भी थे, वो भी किसी आर्ट फील्ड में। चलो कल केवी हरिदासन पढ़ाती हूँ, और एक नई प्रवृत्ति पढ़ा लेंगे, लोक कला वाली। लोक कला के भी, या हो गई थी लोक कला तो शायद यामिनी रॉय पढ़ा था उसमें मैंने, है ना? हाँ लोक कला वाली तो हो गई थी। मैम एस नंद कुमार नाम था उनके बेटे का। है? केसीएस एस नंद कुमार, केसीएस पनिक्कर के बेटे का नाम। हाँ एस नंद कुमार, हाँ। नंद गोपाल था मैम नाम। ठीक है, मैं अब लीव कर रही हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।